अब ये जो HDFC के साथ क्राइसिस हो रहा है, शेयर प्राइस 30% से नीचे उतर चुका है और एक टाइम पे HDFC बैंक वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट बैंक थी। HDFC Bank Limited is all set to merge with the Housing Development Finance Corporation. This merger will make the new entity into the world's 4th largest bank in terms of market capitalization. HDFC Bank could be one of the reasons as to why you've seen underperformance in your mutual funds in the last 1 odd year. ये क्यों हो रहा है, इसका स्टार्ट कहां से हुआ, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बट इसको जानने के पहले एक बार NBFCs को समझना होगा, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, क्योंकि सारा का सारा लिंक वहीं से अटैच है। आपको तो ये मालूम है कि HDFC में जो ये प्रॉब्लम चालू हुई है, ये सारी की सारी HDFC लिमिटेड NBFC के मर्जर के बाद चालू हुई है। बट ये प्रॉब्लम आई ही क्यों, तो इसी को हम एक बार देखेंगे। तो NBFCs जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं। ये बैंकों के कंपैरिजन में कम रेगुलेटेड होते हैं। जहां बैंकों को RBI हाईली रेगुलेट करता है, उन पे लगातार नजर रखता है, वहीं पे जो NBFCs है उन पे कम नजर रखी जाती है, उनको कुछ छूट भी दिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल से मैं आपको एक समझाता हूं। मान लो बैंक के पास 100 रुपया आपने डिपॉजिट किया। अब बैंक उस पूरे के पूरे 100 रुपए को लोन नहीं बांट सकता। क्यों नहीं बांट सकता? क्योंकि RBI के हिसाब से बैंकों को CRR मेंटेन करना होता है, जो कि लगभग 4% का होता है। वो 4% पैसा यानी कि बैंकों को RBI के पास रखना होता है। क्या बैंकों के पास बचा कितना? 96 रुपीज। और इसमें भी 18% उनको लिक्विडिटी रेशियो में मेंटेन करना होता है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर जो ऐसे बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स जो इमीडिएटली रिडीम किए जा सके। यानी 22% पैसे को ये लगभग ना के बराबर यूज कर पाते हैं। अब बचे हुए 78% को ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोन कर सकते हैं। लेकिन NBFCs में ऐसा कुछ नहीं है। NBFCs के पास जितना 100 रुपीज आया वो सारा का सारा वो लोन बांट सकते हैं। ऐसा क्यों? बैंकों में लोगों का डिपॉजिट होता है, तो बैंक कभी डिफॉल्ट नहीं करने चाहिए। इस वजह से RBI ने वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन काफी टाइट रखे हैं। लेकिन NBFCs को RBI ने बनाया ही इसलिए है कि वो जाकर के लोगों को धड़ल्ले से लोन बांटे एंड लोगों के जो डेली नीड है, जो भी उनको फ्रिज, टेलीफोन या जो भी लेना है वो आसानी से ले पाए। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि बजाज फाइनेंस और ऐसे छोटे छोटे जो NBFCs है वो फटाफट लोन दे देते हैं, वहीं जबकि बैंकों में आप लैपटॉप के लिए लोन के लिए नहीं जाते हो। तो बैंकों का पर्पस थोड़ा सा अलग है। डिपॉजिट के साथ यानी ट्रांजैक्शंस के साथ ऑफ कोर्स वो लोन भी बांटते हैं, लेकिन NBFC खुल के लोन बांटते हैं। अब यहाँ पे एक और डिफरेंस है बैंकों और NBFCs में कि बैंकों को पैसा अवेलेबल कहां से होता है। तो बैंकों में जो हम डिपॉजिट करते हैं या फिर जो सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं, वही बैंकों के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। लेकिन NBFCs में तो कोई डिपॉजिट हो नहीं रहा है, तो NBFCs थोड़े महंगे में मार्केट से पैसा उठाता है, यानी कि बॉन्ड से पैसा उठाता है, एंड देन फिर NBFCs हायर इंटरेस्ट पे लोगों को लोन बांटता है। एंड ये हो गया बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन NBFC एंड बैंक, क्योंकि आगे हमें ये स्टोरी में पूरा काम आने वाला है, इस वजह से मैं पहले स्टैब्लिश कर दे रहा हूं। अब आता है 2019 में ILFS, जो कि 1978 की कंपनी जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर में दबा के लोगों को लोन बांटे थे, वो हो जाती है डिफॉल्ट। अब ये डिफॉल्ट क्यों होता है ये जानना जरूरी है, क्योंकि इसी के बाद से जो है ना HDFC की स्टोरी चालू होती है। अब होता क्या था कि ILFS जो है वो मार्केट में शॉर्ट टर्म पे बॉन्ड पे पैसा उठाते थे। शॉर्ट टर्म बॉन्ड मतलब आप समझ लो, मान लो 100 दिन के लिए आपने लोन लिया 1 करोड़ रुपया, तो आपने ले लिया मान लो 8% पे, लेकिन आगे जाकर के आपने उसी 1 करोड़ रुपए को सामने वाले को 20 साल के लिए लोन पे बांट दिया। अब यही ILFS कर रहा था। अब सोचो 90 डेज के बाद जब वो 1 करोड़ मांगने आएगा, जिसने 100 दिन के लिए पैसा दिया है, तो आप उसको वापस कैसे करोगे? क्योंकि आपने तो 20 साल के लिए यहां पे लोन बांट दिया सामने वाले को, तो ये मिसमैच हो गया। अब ये मिसमैच इमीडिएटली तो पकड़ में आया नहीं, ये धीरे धीरे ये मिसमैच इतना ज्यादा बढ़ता गया कि 2019 के मार्च के आसपास सबसे पहली बार ILFS का 450 करोड़ के जो कमर्शियल पेपर्स है वो बाउंस हो गए, यानी कि समझ लो वो रीपेमेंट नहीं कर पाए। और जैसे ही ये मालूम पड़ा, जैसे ही पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ और एक एक करके बॉन्ड जब फटने लगे, 90,000 करोड़ का लगभग ये फ्रॉड निकला। अब इस फ्रॉड ने पूरी NBFC इंडस्ट्री को हिला करके रख दिया। और बाय द वे इन NBFCs, खास करके हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को कौन देखरेख करता है, कौन उसको मैनेज करता है, कौन उसको रेगुलेट करता है? HFC, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। डायरेक्ट RBI नहीं मैनेज करता था। और एक तरफ जहां पे ये पूरा फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रगल कर रहा था 2018 में, 2019 आता है और DHFL भी उड़ जाता है, यानी कि
उसके साथ भी यही सिमिलर तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तब आरबीआई को लगता है कि ये जो बड़े एनबीएफसीज हैं, इसको जो एचएफसी है यानी हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, इनको अब मैं डायरेक्ट अपने कंट्रोल में लूंगा। और एग्जैक्टली यहीं से एचडीएफसी का डाउनफॉल होना चालू होता है, यानी उसकी कहानी यहीं से लिखनी चालू होती है। अब जैसे ही आरबीआई अपने कंट्रोल में इन सबको लेता है तो आरबीआई सबसे पहले क्या करता है, एसबीआर लॉन्च कर देता है। एसबीआर कहने का मतलब यह हो गया स्केल बेस्ड रूल्स, कि कौन सा एनबीएफसी कितना बड़ा है उसके ऊपर उस तरह के रूल एप्लीकेबल होंगे। यानी जो बैंकों के लिए अलग रूल था, एनबीएफसी के लिए अलग रूल था, अब एनबीएफसी में भी लेयर बना दी गई और जो हाईएस्ट स्केल वाले अपर लेयर वाले एनबीएफसीज हैं उनके रूल को चेंज करना शुरू किया गया। और वो जो चेंज था वो लगभग बैंकों के बराबर कर दिया गया। व्हेन आई एम सेइंग बैंकों के बराबर कर दिया गया, जो मैंने बैंकों के लिए शुरू में बताया था ना सीआरआर टाइप, उस तरह की चीजें यहां पे इंक्लूड होना चालू हो गए। उसमें से सबसे पहला था लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एलसीआर, यानी कि अगले 30 दिन में जो पैसा लौटाना है वो तो इनके पास डेफिनेटली होना चाहिए। पहले ये क्या करते थे कि सारा पैसा बांट दिया और चलो 30 दिन में जो लौटाना है दूसरी जगह से आएगा वो हम कर देंगे, तो पैसा रोटेट कर रहे थे। अब इनको लिक्विडिटी कवरेज रेशियो मेंटेन करना था। इसके अलावा एक और चीज, जो एएलएम है, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, इनको फिर से करना पड़ा। किसको? एनबीएफसीज को। क्यों? क्योंकि पहले ये क्या कर रहे थे, ये लेते थे 90 डेज पे लोन कि भाई 90 डेज में मैं आपको वापस करूंगा, और उस लोन को सामने वाले के लिए 20 साल के लिए दे देते थे। अब ये भी एसेट मैनेजमेंट में गड़बड़ है, तो इसको भी इनको मैनेज किया गया कि नहीं एसेट को ऐसे नहीं 1 to 7 डेज, 7 to 14 डेज, 14 to 28 डेज, इस तरीके से कैटेगराइजेशन किया गया कि आपका एसेट भी मैनेज होना चाहिए। और इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ऑडिट, ये सब पहले ना एनबीएफसीज में बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे होते थे, वो सारी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा करके लगभग बैंक के बराबर किया गया। एग्जैक्टली बैंक जैसा नहीं, बट बैंक के क्लोज ले आया गया। तो अब जो है, जब ये सब पूरा सिस्टम हो रहा था, तो ऐसे में एचडीएफसी लिमिटेड जो एक एनबीएफसी था जिसके पास इतना सारा मार्जिन था एक्स्ट्रा, वो सारा मार्जिन धीरे धीरे कम होता जा रहा था, क्योंकि वो इतना बड़ा एनबीएफसी था कि उसके सारे रेगुलेशन लगभग बैंकों के आसपास आने लगे। तब एचडीएफसी को लगा कि जब मैं दोनों तरफ ये मैनेजमेंट ही कर रहा हूं, एचडीएफसी लिमिटेड के लिए भी सेम मैनेजमेंट यानी सेम प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं, और एचडीएफसी बैंक के लिए भी, तो व्हाई नॉट मर्ज देम। और इसीलिए मैंने 2022-23 में इस पे एक वीडियो भी बनाया है, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो दिख जाएगा आपको। अब जैसे ही उन्होंने इसको मर्ज किया, जो उम्मीद थी कि इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट कुछ नई प्रॉब्लम जनरेट हो गई। नई प्रॉब्लम क्या जनरेट हो गई 2024 के बाद से? देखो, जहां पे एचडीएफसी लिमिटेड जो है वो जैसे ही एचडीएफसी बैंक के अंदर आया, तो जो एचडीएफसी के पास डिपॉजिट्स थे वो तो उतने ही रहे। डिपॉजिट यानी जो आपके सेविंग अकाउंट के पैसे, हमारे सेविंग अकाउंट के पैसे एचडीएफसी में पड़े, वो तो उतने ही पड़े थे। लेकिन जो एचडीएफसी लिमिटेड आया वो अपने साथ बहुत सारे लोन लेकर के आया, क्योंकि उसने लोन बांटे थे ना लोगों को, वो सारे के सारे लोन तो आ गए एचडीएफसी बैंक में, लेकिन डिपॉजिट कुछ नहीं आया। तो इससे जो डिपॉजिट रेशियो होता है वो बैंक का बिगड़ गया। तो जो ओवरऑल लेवल पे जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का जो रेशियो है वो घट करके आ गया 30-35% पे। बैंकों का लगभग 40 से 45% कासा रेशियो मेंटेन होना चाहिए एक अच्छे बैंक का। अब ये रेशियो तो यहाँ पे बिगड़ गया, ये एक प्रॉब्लम जनरेट हो गई। दूसरी प्रॉब्लम एक और जनरेट हो गई कि यहाँ पे जो सारे के सारे लोन आ गए, तो जो कैश डिपॉजिट रेशियो होता है, सीडी रेशियो होता है, वो लगभग 80 से 90% की रेंज में होना चाहिए, वो बढ़ के चला गया 110-120 की रेंज में। क्यों? क्योंकि अगर इनके पास डिपॉजिट में मान लो 100 रुपया पड़ा है, लोन इन्होंने 110 का बांट रखा है, और इन दोनों को फिक्स करने के लिए इन्होंने आरबीआई से परमिशन मांगी कि हमें 2-3 साल का समय दे दीजिए, हम इसको फिक्स कर देंगे। आरबीआई ने बोला हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आराम से करो। अब ये जो 2 साल का इन्होंने समय मांगा था कि हम इसको ठीक करेंगे, वो ठीक नहीं हो पाया है। अब इन सब का असर क्या हुआ बैंक पे? बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो रिड्यूस हो गया। पहले निम का मतलब समझ लो, निम मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी कि बैंक ने अगर 100 रुपया मान लो 6% पे लिया, हमने डिपॉजिट किया 6% पे, तो बैंक को हमें साल भर के अंत में 6 रुपया वापस करना है, करे, और उसी 100 रुपीज को आगे बैंक ने 12% पे लोन बांट दिया। तो अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो यहां से उसने कमाया 12 रुपया 12% पे और दिया 6 रुपया विच इज 6% पे, तो जो मार्जिन आया वो 6 रुपए का आया, उसी को कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब चूंकि एचडीएफसी लिमिटेड भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है पुराने बॉन्ड्स की, वो तो हायर ही है, लेकिन जो लोन इन्होंने बांटे हैं वो तो पहले से एग्जिस्ट करते हैं। तो नंबर जब आप मैच करोगे तो आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन अचानक से घटता हुआ दिखाई देगा। मैं आपको एक बार स्क्रीन पे भी दिखाता हूं। तो आप देखो यहाँ पे 2016-17 के आसपास जहां पे 4.3, 4.1, 4.2% का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन मेंटेन था। बाय द वे 2019 के बाद भी यहाँ पे देखो इसमें कम होता गया, ये 4.1 आ गया, क्योंकि जो आरबीआई ने रूल चेंज किया उसका
असर यहाँ पे दिखा, लेकिन मर्जर के बाद तेजी से घटता हुआ आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 3.5% के आसपास आ गया है। अब क्वेश्चन है कि यहां से क्या होगा लोकेश, और क्या हो सकता है। सी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो बॉन्ड एचडीएफसी लिमिटेड ने लिए थे वो बॉन्ड तो धीरे धीरे करके रीपेमेंट हो जा रहे हैं, यानी वो महंगे वाले जो लोन थे वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके खत्म होते जाएंगे। उसकी वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन फिर से थोड़ा बेहतर होगा, एंड डेफिनेटली होगा। सेकंड, जो इन्होंने लोन की ग्रोथ को स्लो डाउन किया हुआ है, जहां पे इनकी लोन ग्रोथ लगभग 5% के आसपास हुई, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ 14% के आसपास हुई है, क्योंकि ये रेशियो मेंटेन करना चाहते हैं। और वही रेशियो जो 110 पे था अब वो घट के आ गया है 96 पे, और इसको इनको लाना है 85 और 90 की रेंज में, जो कि ये लाएंगे अगले 2 से 3 सालों में। FY27 इनका टारगेट है, तब तक ये इसको लेकर के आएंगे, यानी आगे भी इंप्रूव होने का चांस है। अब यहां पे एक और कैविएट है कि फिर ये एचडीएफसी बैंक इतना क्यों गिरता जा रहा है। सी एचडीएफसी के मर्जर के बाद जो MSCI इंडेक्स होता है, यानी आप समझ लो एक ग्लोबल इंडेक्स होता है, उस ग्लोबल इंडेक्स में एचडीएफसी बैंक का भी अपना एक वेटेज है। उस पूरे ग्लोबल इंडेक्स में इंडिया का लगभग 10% अभी वेटेज है। 2024 में ये वेटेज 18% था, यानी 100 रुपया अगर उस इंडेक्स में आ रहा था तो 18 रुपया भारत के अंदर आ रहा था। आज वो घट करके 10 रुपया हो गया है, और इस 10 रुपए में भी जो एचडीएफसी के पास आ रहा था वो हायर साइड पे आ रहा था, अब वो भी घट गया है। इसी वजह से जब आप एचडीएफसी बैंक को देखोगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जहां ये 42-43% थे, अब देखो यहाँ पे घटते हुए 32-40, अच्छा बीच में यहाँ पे देखो 47 था, ये जो मर्जर के बाद का ये है, उसके बाद भी यहाँ पे नीचे आ रहा है, 41% के आसपास हो गया। अभी आप देखो जहां पे सितंबर 23 में 50% के आसपास FIS थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, वो घटते 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 नीचे आते आते 41 पे आ गए, लगभग 11% ये डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि उस MSCI इंडेक्स का भी इसमें बहुत बड़ा असर है, एंड ऑफ कोर्स एचडीएफसी का परफॉर्मेंस का असर तो है ही। अब अगर मान लो अभी के अभी MSCI इंडेक्स में इंडिया का वेटेज अगर बढ़ जाए, बाय द वे इंडिया का वेटेज क्यों कम हुआ है, क्योंकि ऑफ कोर्स अदर कंट्रीज में AI वगैरह चल रहा है, तो इस चक्कर में इंडिया का वेटेज MSCI इंडेक्स में कम हुआ है। AI वगैरह वाले जो हैं वहां पे ज्यादा पैसे जा रहे हैं, इसी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकाल करके दूसरी कंट्रीज में भी लेकर के जा रहे हैं, इस वजह से इंडियन मार्केट उतना परफॉर्म नहीं किया है, ये भी आप जानते हो। तो अगर कल के कल मान लो MSCI इंडेक्स में इंडिया का वेटेज बढ़ जाए और उसमें एचडीएफसी का भी वेटेज बढ़ जाए, तो भी इसकी गिरावट रुक जाएगी। दैट इज वन। सेकंड, जो मैंने बता दिया कि बॉन्ड्स जो है वो भी धीरे धीरे अब खत्म हो रहे हैं, तो इसका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो भी नीचे आएगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव होंगे, क्योंकि जैसे ही कैश डिपॉजिट रेशियो ठीक होगा वैसे ही ये अपने लोन बुक को फिर से तेजी से बढ़ाएंगे। सो बैंक ऐसा कुछ बर्बाद नहीं हो गया है, बैंक ऐसा कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं है। एंड ऑफ कोर्स बीच में बहुत सारे जो गवर्नेंस के न्यूज आ गए, एंड 45 करोड़ का इनका फ्रॉड निकला है, दुनिया भर की चीजें जो छोटी छोटी जितनी भी है, इट्स लाइक सफाई हो रही है बैंक की, समझ लो क्लीन अप हो रहा है, वो सब भी हो रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक बहुत ज्यादा गड़बड़ में है। इसको आप ऐसे भी देखो, जहां पे ये बैंक फाइनेंशियली प्रॉफिट कर रहा था, जैसे ही 2024 आया, वो मर्ज हुआ, उसके बाद देखो ये लॉस कर रहा है। ठीक है, लगातार इसमें लॉस हो रहा है। ये इसी वजह से लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो इसका इंटरेस्ट है देखो कितना तेजी से बढ़ गया है, जो इनको इंटरेस्ट पे करना है। सी जो रेवेन्यू बढ़ा है वो तो डबल भी नहीं हुआ, जो इंटरेस्ट है वो डबल से भी ज्यादा हो गया है, प्लस जो एक्सपेंसेस है वो तेजी से बढ़ गए, प्लस इनको एक टाइम प्रोविजनिंग भी करनी पड़ी। जहां पे जो NBFCs होते हैं वहां पे जो NPA होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो 6-7% तक भी जाता है, बैंकों में 3-4% के आसपास मेंटेन होता है। तो उसके लिए भी इनको 6,000 करोड़ की प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी 2024 में। तो ये लॉस मेकिंग है। बट ऑफकोर्स इनके जो अदर इनकम्स हैं, जो अदर सब्सिडरीज है, वहां से जो इनकम आ रही है उसकी वजह से ये यहाँ पे प्रॉफिट दर्ज हो रहा है। बट ओवरऑल HDFC बैंक स्पेसिफिकली बात करोगे तो लॉस में वो जा चुकी है। अब क्या ये हमेशा ऐसा रहेगा? नहीं, मुझे लगता है कि जितना वर्स्ट आना था वो लगभग आ चुका है। हो सकता है थोड़ा बहुत और आना हो तो और भी आ जाए, 10-5% का और टूटना हो, या फिर और जो इनको डेटा में गड़बड़ होना हो वो आ जाए। अब यहाँ से रिकवरी के चांस ज़्यादा हैं, खास करके 1 साल तो और डेफिनेटली FY27 में तो देख सकते हो अगर आपको देखना है तो। खास करके इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, निम्स, जैसे ही आपको दिखाई दे कि इनका निम्स इंप्रूव हो रहा है, यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, आप इसको पॉजिटिवली कंसिडर कर सकते हो। तो ये था पूरा HDFC के बारे में। आई होप आपको इसका एक आइडिया होगा कि कैसे HDFC इस पूरे मेस में गया, क्यों इस मेस के अंदर फंसा हुआ है, क्यों इसके शेयर प्राइस गिरते जा रहे हैं और आगे क्या इसमें उम्मीद है। बाय द वे मैनेजमेंट ने, ये जो मैंने बताया ना, वो मैनेजमेंट ने कहा है कि FY27 तक ठीक करेंगे। ऐसा भी हो सकता है ना भी ठीक कर पाए, ऐसा भी हो सकता है और लंबा टाइम लग जाए, हो सकता है। बट ऐसा बैंक कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, तो पैनिक होने वाली ऐसा अभी तक तो कोई बात इसमें नहीं है। बाकी मैंने काफ़ी सारे ग्राफ और डेटा निकाले हुए हैं, वो मैंने सब स्क्रीन पे एक करके मैं लगाता जाऊँगा। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का देखो, ये चार्ट आपको दिख रहा होगा कि कैसे 2024 तक ठीक था, उसके बाद तेज़ी से डाउन हुआ है।
देन फिर आप ये देखो कासा रेशियो भी मैं लगा दे रहा हूँ, ये भी आप देखो कैसे पहले अच्छा था, अब जो है ये गड़बड़ है। एंड देन फिर उसका CD रेशियो भी मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, देखो CD रेशियो कैसे पहले ठीक था, 85-87% के आसपास था, बाद में जैसे ही ये मर्जर हुआ 110 आया और अभी नीचे नीचे जाता जा रहा है। आई होप ये वीडियो आपको काम का लगा होगा, थोड़ा समझ में आया होगा, आपका जो पैनिक है HDFC बैंक को लेकर के वो थोड़ा कम हुआ होगा और समझ पैदा हुई कि नहीं अब जो बैड होना था वो लगभग ख़त्म हो रहा है। एंड वन मोर थिंग, हमने मुर्गप्पा ग्रुप पे बहुत अमेजिंग वीडियो रिलीज़ किया है, आप इस वीडियो को देखो, यू विल लव इट। 36 मिनट का वीडियो है, मेरी पूरी टीम ने कंटिन्यूअस रिसर्च करके इस वीडियो को प्रोड्यूस किया। इट्स अ वर्ल्ड क्लास वीडियो, प्लीज़ वॉच इट। 1898 में यानी कि 128 साल पहले 14 साल के बर्मा जा रहे लड़के ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ये बर्मा उसके बेटे की जान ले लेगा।